हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 फरवरी का है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आ गया वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी इस वीडियो में कुल मिला के आपको 80 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जो बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 20 फरवरी को 100% पूछा जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी अगर प्रथम पाली में एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आपके पास 111 सब्जेक्ट कोड से रहेगा और द्वितीय पाली वाले के लिए 211 से रहेगा। और कुल मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, सोशल साइंस के लिए जो है आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं और 24 लघुत्तरीय और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ देख पा रहे हैं कि 111 प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए 211। तो बिल्कुल यदि आप चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के पेपर में 80 में 80 अंक प्राप्त करना और 20 प्रैक्टिकल से आपको मिलता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी। याद रखना है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न की स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद किसे वहां का शासक बनाया गया था। तो याद रखना है कि स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद जो है ना, वहां का शासक बनाया गया था आपको राजकुमार ऑटो को। किसको बनाया गया था? राजकुमार ऑटो को। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को आप देख कर जाइए। बिल्कुल यह वीडियो 15 से 16 मिनट के बीच में खत्म कर दिया जाएगा और इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है, जो 80 से 80 वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे किताब और एनसीईआरटी जो होते हैं, किताब, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सभी से मिलाकर प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है आप लोगों को, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो 3 नंबर प्रश्न है कि बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। याद रखना है कि बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण जो था ना, वह पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न की लेनिन ने नई आर्थिक नीति की कब घोषणा की थी। तो लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा याद रखना है कि 1920 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे। तो याद रखना है कि भारत आने वाले पहले व्यापारी जो थे ना, वो वास्को डी गामा थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको प्रत्येक सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे ना, वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न की स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे ना, याद रखना है कि यह आपको विलियम बेटिंग थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। याद रखना है कि भूमध्य का प्रकाश जो होता है ना, वह आपको कहा जाता है स्ट्रोम्बोली, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में आप लोगों को 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा, तो कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाना है और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखना है कि एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी ये वीवीआई प्रश्न नहीं बल्कि 80 वीवीआई प्रश्न बताया जा रहा है, क्योंकि आपको याद है कि सोशल साइंस से 80 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिसमें 40 प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर सीट में देना होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में 2 भागों में विभाजन हो गया था। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1907 में जो है ना, 2 भागों में विभाजन हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक याद रखना है कि यह आपके नेल्सन मंडेला थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली बार
हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुआ था? याद रखना है कि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो है ना कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 80 से 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 40 प्रश्न आप सही सही बनाकर आइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया ना, याद रखना है कि यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि शिमला समझौता कब हुआ था? याद रखना है कि शिमला का समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु किस देश में हुआ था? याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद देश में हुआ था, यानी ताशकंद देश। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ना सासाराम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देखने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। यह यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? याद रखना है कि बिहार की जो रज्जू मार्ग बोला जाता है ना वो राजगीर को बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत का पहली सूती मिल जो है ना मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? याद रखना है कि बिहार जो बंगाल से अलग हुई थी ना 1912 में अलग हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था? तो याद रखना है कि यह पत्रिका जो है ना वह आपका अमृत बाजार पत्रिका है, जो ने रातों रात अपना जो है ना भाषा को बदल दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है और वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर एक बार में आप प्रश्न याद नहीं कर सकते हैं तो पुनः दोबारा इस वीडियो को देखिए और पूरे प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत में पहली बार छापाखाना किस लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहली बार छापाखाना जो है ना पुर्तगालियों ने लगाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? यानी 2006 में महिलाओं को कितने आरक्षण मिला था यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि 50% आरक्षण दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बेल्जियम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद रखना है कि बेल्जियम के लोग जो है ना डच भाषा को बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आज़ादी के पहले भारत में रजवाड़े की संख्या कितनी थी? तो आज़ादी के पहले भारत में रजवाड़े की संख्या याद रखना है कि 520 थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? याद रखना है कि यह कथन जो है ना वह आपको महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि भारत का जो है ना आत्मा गाँव में बसती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो लैंगिक असमानता के आधार जो है ना बिल्कुल आपका ऑप्शन सी अर्थात दोनों के बारे में प्रचलित रूप से और छवियां और सामाजिक भूमिकाएं जो होती है ना यह एक प्रकार से असमानता का आधार होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो याद रखना है कि संघ राज्य की विशेषता जो है ना वो आपका शक्तियों का विभाजन नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो याद रखना है कि पंचायत सचिव जो है ना वो आपका ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न की बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 40,000 से अधिक। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति का स्वीकृति कब हुई थी? तो देखिए 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया, इस प्रश्न का उत्तर 2007 में हुआ था राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का स्वीकृति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ना वह उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो दलित युवाओं का जो संगठन है ना वह आपको 1972 में दलित पैंथर बना था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कहा गया है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी के महात्मा की उपाधि किसने दिया था? याद रखना है कि यह जो कथन है ना, यह आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न जो होते हैं वो कब दिया गया था? तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1990 में दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट अभी तक इस वीडियो में हम लोग 1 से 40 प्रश्न कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम कंप्लीट 80 प्रश्न बताने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 41वां प्रश्न में कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषयों के बारे में कहा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में याद रखना है कि कुल 29 विषयों के बारे में कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो लोकतंत्र के बारे में जो कथन है ना, वो ऑप्शन सी यानी निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले होते हैं लोकतंत्र के न्याय में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वें प्रश्न में कहा गया है कि किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो बता देना है कि किस प्रकार के शासन व्यवस्था पूछा जा रहा है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जो है ना फैसले लेने में विलंब होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की मौलिक कर्तव्य दिया गया है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि नगर निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन का निष्पादन कौन करवाता है? तो याद रखना है कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वें प्रश्न में कहा गया कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी जो है ना वो आपका नापिता में है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वें प्रश्न में कहा गया कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? याद रखना है कि स्वीडन की मुद्रा जो है ना कोरोना होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का कुल कितना राज्य बांग्लादेश के सीमा को साझा करता है? याद रखना है कि भारत के जो राज्य है ना वो आपको महाराष्ट्र जो पांच राज्य जो है आपको भारत की जो बांग्लादेश के सीमा को साझा करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला गया है अगले प्रश्न यानी 49वें प्रश्न में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना याद रखना है कि यह आपको गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूचित में कब शामिल किया गया? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है यह 2009 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है 2009। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वें प्रश्न में पूछा गया है कि नागी नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नागी नकटी झील जो है ना ये बिहार के याद रखना है कि जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना याद रखना है कि कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वें प्रश्न में कहा गया है कि सोना का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो सोना का उत्पादन भारत के सबसे अधिक होने वाला राज्य है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ना वो आपको याद रखना है कि यह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो याद रखना है कि यह एकमात्र शिवहर जिला थी जहाँ की सबसे कम जनसंख्या थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 57वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ प्रकाशित होता है? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ना याद रखना है कि यह देहरादून में प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58वें प्रश्न पूछा गया है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई लौह जो इस्पात है ना यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो सभी से ज्यादा चाय निर्यातक पतन जो है
ना, याद रखना है कि यह आपको कोलकाता में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। तो 60 नंबर प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा यह 1102 किलोमीटर प्रति व्यक्ति हो गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखना है कि सोपानी कृषि जो है ना, वह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में स्थित है। तो अशोक पेपर मिल जो है ना, याद रखना है कि यह समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ना, याद रखना है कि यह आपका शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो याद रखना है कि रोपण फसल जो है ना, रबड़ नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस स्थान को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। तो याद रखना है कि यह स्थान है आपका जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो राजधानी है ना, वो आपको बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यह देखना है कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना, वह रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आग लगने पर आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र में कौन से गैस भरा होता है। तो आग लगने वाला जो अग्निशामक गैस जो गाड़ी होती है ना, उसमें भरी जाती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। यह देखना है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र जो होता है ना, सीस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है। तो याद रखना है कि बीमारू राज्य जो है ना, वह बिहार है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब तक से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष याद रखना है कि 1 अप्रैल से 1 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न में कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखना है कि भारत के जो राज्य है ना, वह आपका कौन सा हो जाएगा। तो गोवा है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना लागू जो हुआ था ना, वह याद रखना है कि 1989 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ना, याद रखना है कि यह 1952 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो याद रखना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना, वो विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, या किसने कहा है। तो याद रखना है कि यह कथन अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 78 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। याद रखना है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो यह देखना है कि भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो है ना, वह आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीव्र अधिक विकास, यानी तीव्र आर्थिक विकास। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 80 नंबर प्रश्न में कहा गया कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है ना, वो आपका सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 80 प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।